दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 17 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि अग्निपथ के विरोध में देश के कई राज्यों के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। जब युवाओं के गुस्से की आग बिहार, राजस्थान, हरियाणा की सड़कों, रेल पटरियों पर देखा जा सकता है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, आगजनी, बवाल की खबरें सामने आ रही है। जब केंद्र सरकार ने चंद दिनों पहले ही सेना में सैनिकों की नई भर्ती योजना का खुलासा किया था। इससे सरकार का कहना है कि इसमें सेना सशक्त बनेगी, लेकिन सेना में 18 साल की उम्र में भर्ती होने वाले 75% युवा 4 साल बाद यानी कि 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, जहाँ बाकी 22% सैनिक ही 15 साल के लिए रेगुलर होंगे। युवाओं का गुस्सा इसी को लेकर के है। दोस्तों अब बात करते हैं कि नेपाल में लगातार बारिश होने से उत्तरी बिहार में नदियां उफान पर है। जहाँ समस्तीपुर जिले में बागमती का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ चकमेहसी थाना क्षेत्र इलाके के कलौंजर पंचायत में कुछ घर नदी के कटाव की चपेट में आ गए हैं। जहाँ 3 घर पानी में विलीन हो गए हैं और कम से कम 10 घरों को नुकसान होने की खबर है। जहाँ इस इलाके में लगभग हर साल बागमती नदी के कटाव से लोगों के घर और उपजाऊ जमीन नदी में समा जाती है। कमोबेश हर साल यही स्थिति रहती है, जब मगर अभी तक इसका कोई भी ठोस उपाय नहीं किया गया है। जिस जगह पर कटाव शुरू हुआ है वहां प्रशासनिक स्तर पर पंडाल का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जब बृहस्पतिवार को शिवहर मोतिहारी मार्ग पर पिपराही के पास कच्ची सड़क पर नदी का पानी आ गया। इस वजह से इस रोड पर गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ बिहार में युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ सारण जिले के छपरा में एक यात्री ट्रेन में आग लगा दी गई, जहां वहीं गोपालगंज में भी एक पूरी ट्रेन को जला दी गई। जहां वहीं आरा रेलवे स्टेशन से पथराव की सूचना मिली है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य भर में धरना देकर के सड़कें जाम कर दी है। जहाँ भागलपुर, अरवल, बक्सर, गया, मुंगेर, नवादा, सहरसा, सीवान और औरंगाबाद जिले में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। जब बिहार से सेना में भर्ती होने वाले अधिकांश जवान 2 जिलों भोजपुर और सारण से आते हैं। जब बक्सर जिले में सेना के 100 से अधिक उम्मीदवारों ने रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया और पटरियों पर बैठ गए, जिससे पटना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस लगभग 30 मिनट तक अवरुद्ध रही। जहां बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने एक इंटरसिटी एक्सप्रेस की खिड़कियां तोड़ दी और एक कोच में आग लगा दी। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई का असर खाद्य पदार्थों के बाद अब पढ़ाई पर भी पड़ रही है। जब पिछले साल के मुकाबले स्कूल की किताबें ही नहीं बल्कि कॉपी, स्टेशनरी के साथ पेंसिल, स्याही आदि के दाम भी 40% तक बढ़ गए हैं। अभिभावकों को कॉपी, किताब और स्टेशनरी पर एक बच्चे के पीछे 10 से 12 हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। जहाँ पहले ये सामान 8 हजार रुपये तक में मिल जाता था, लेकिन अब 12 हजार से भी ऊपर तक खर्च करने पड़ेंगे। विक्रेता इसके लिए कागज पर 12 और स्याही पर 18% जीएसटी बढ़ना कारण बता रहे हैं। जहां उनका कहना है कि जीएसटी बढ़ने पर उनका जोर नहीं है, ऐसे में दाम तो बढ़ना तय है। कॉपियां महंगी तो हुई ही है, उनके पेज भी कम कर दिए गए हैं। जहां अभिभावकों का कहना है कि ये दोहरी मार है। जब पहले जिस कॉपी में 100 पेज थे अब वे घट कर के 80 पेज ही रह गए हैं। जब कुछ कॉपियों की लंबाई और चौड़ाई कम हो गए हैं। जब पेंसिल की लंबाई में भी अंतर आ गया है। पिछले साल 10 रुपये में आने वाला पेन अब 15 रुपये में, रबड़ 1 रुपये की बजाय 2 रुपये में मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू ने अपने प्रवक्ता अजय आलोक को पार्टी से बाहर कर दिया है। जब बताया जा रहा है कि उन पर यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में हुई है। वहीं इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। जब कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि जेडीयू ने हीरा खो दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि हीरा खो दिया। इस ट्वीट पर लोगों ने कांग्रेस नेता को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जुल्फिकार अली शेख नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि पता नहीं कांग्रेस आप जैसे हीरा को कब खोएगी। एक अन्य यूजर ने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर तर्ज कसते हुए लिखा है कि आप भी कांग्रेस के लिए हीरे से कम नहीं है, बस सोनिया मैडम को हीरे की परख नहीं है। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि देश के अलग अलग स्थानों पर जुमे की नमाज के बाद हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच पुरानी दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने देशवासियों को आह्वान किया है कि वे ऐसे तत्वों पर नजर बनाए रखें जो मुल्क को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और महमूद मदनी के साथ ही तौकीर रजा खान जैसे नेताओं का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ऐसे चंद लोग हैं जो कौम को बर्बाद करने की राह पर ले जाना चाहते हैं। यह ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा। इसके लिए समाज के समझदार और जिम्मेदार लोग, जनप्रतिनिधि और बुजुर्ग लोगों को सामने आना होगा। उन्होंने अब तक देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों को गलत बताते हुए कहा कि ये जरूरी था कि इसके लिए पहले प्रशासन से सहमति ले ली जाती, समाज के लोगों को भी साथ में लिया गया होता। ये सही है कि पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, लेकिन इसका विरोध करने का तरीका अलग होता, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होता। इसमें बच्चे और युवाओं को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये रहा है कि 2 युवाओं की गोली से मौत हो गई। इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए। कई लोगों पर मुकदमे हुए, कई जेल में बंद है। इनमें ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो गरीब है और पैरवी के लिए और जमानत के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। ऑडियो संदेश में शाही इमाम ने कहा कि अगर जज्बात में बहने के साथ उनके अंजाम के बारे में भी सोच लिया गया होता तो फिर ये नहीं होता। जैसा माहौल और मंजर आज मुल्क का है, उन्होंने कहा कि वे भी पिछले जुमे को तकरीरें कर सकते थे, बस माइक उठा करके बोलना ही होता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना इस जज्बाती माहौल में आग में तेल छिड़कने जैसा होता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने नई योजना बनाई है। इसके तहत हर जिले में एक अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से शुरू हो गई है। जब परिवहन विभाग ने इस संबंध में नियमावली जारी कर दिया है। जहां पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क की 4900 वर्ग फुट में अगस्त से एजेंसी के माध्यम से इस पार्क को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही बाकी जिलों में धीरे धीरे काम शुरू किया जाएगा। ये बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क होगा। जहाँ अभी गया पटना में अस्थायी ट्रैफिक पार्क चल रहा है, जहां सबसे अधिक स्कूली और कॉलेज के छात्र पहुंचते हैं। ट्रैफिक पार्क में बच्चों और युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पार्क में सड़क, छोटा फुट ओवरब्रिज, डमी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट, साउंड सिस्टम सभी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं ट्रैफिक पार्क में सड़क के साथ ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, यूटर्न जैसे साइनेज, छोटे फुट ओवरब्रिज का निर्माण, स्कूल, बस स्टॉप आदि का डमी निर्माण, लैंप पोस्ट और लाइटिंग की व्यवस्था, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार और प्रोजेक्टर के साथ रोड सेफ्टी, क्लासरूम आदि की सुविधा होगी। ट्रैफिक पार्क में स्कूली बच्चे और फिर युवा खेल खेल में मनोरंजन तरीके से यातायात नियमों की जानकारी मिल सकेगी। यहाँ वे सुरक्षित गाड़ी चलाना सीख सकेंगे। इसके जरिए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि सेना में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नवादा में वारिसलीगंज की बीजेपी विधायक अरुणा देवी पर हमला कर दिया गया। हमले के बाद विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और वह किसी तरीके से वहां से जान बचा करके भागी। इस घटना में विधायक के ड्राइवर को हल्की चोटें आई है। बताया जा रहा है कि विधायक अरुणा देवी वारिसलीगंज से नवादा आ रही थी। नवादा रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के हमले की शिकार हो गई। हमले के बारे में विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अपने क्षेत्र की जन समस्या को लेकर के नवादा आ रही थी। इस दौरान अचानक से 15 से 20 की संख्या में युवक पहुंच गए और फिर गाड़ी हमला कर दिया। इसके बाद वे वहां से किसी तरीके से निकली भागी। तो वहीं छपरा में प्रदर्शनकारियों उपद्रवियों ने छपरा में ट्रेन में आग लगा दी। एसी कोच धू धू करके जल उठा। मौके पर रेल पुलिस और अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद आग को बुझाया गया। पुलिस को देखते ही वहां से छात्रों की भीड़ भाग गई। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी करने के बाद बुधवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। दाखिल किए गए 11 नामांकनों में से एक नामांकन अधूरे दस्तावेजों के कारण खारिज हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान 18 जुलाई को निर्धारित किया गया है, जबकि मतगणना के लिए 21 जुलाई की तारीख तय है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए विपक्ष की कोशिश है कि आम सहमति से उनका उम्मीदवार बनाया जाए। जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने तय किया है कि हम केवल एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे, जहां हर कोई इस उम्मीदवार को हमारा समर्थन देगा, जहां हम दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे। जहां ये एक अच्छी शुरुआत है। हम मई महीने के बाद एक साथ बैठक और फिर हम इसे फिर से करेंगे। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सासाराम में एक युवती ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यह घटना बिहार के सासाराम सिविल कोर्ट के पास की है। यहां प्रेमी की शादी तय होने से नाराज प्रेमिका ने किसी बहाने से प्रेमी को सासाराम बुलाया और फिर बीच सड़क पर शादी करने की जिद पर अड़ गई। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद प्रेमी को प्रेमिका से शादी करनी पड़ी। दरअसल पटना के पालीगंज निवासी लड़के का रोहतास के डालमिया नगर की रहने वाली लड़की से मिस कॉल के जरिए प्यार हो गया था। करीब 2 साल तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा और दोनों रिलेशनशिप में रहे। इस बीच दोनों कई बार एक दूसरे से मिले भी और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इस बीच लड़के के घर वाले को दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक लग गई। लड़के के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। इस बात की जानकारी जैसे ही लड़की को मिली तो फिर वे प्रेमी से मिलने के लिए परेशान हो गए। लड़का घर वालों के दबाव के कारण लड़की से नहीं मिल पा रहा था। लड़की किसी तरीके से हाल ही में एक बार लड़के से मिलना चाहती थी। इस बीच उसने किसी बहाने से लड़के को सासाराम सिविल कोर्ट के पास मिलने के लिए बुला लिया। जब लड़का जैसे ही सासाराम सिविल कोर्ट पहुंचा तो फिर लड़की ने प्रेमी के सामने शादी की डिमांड रख दी, लेकिन प्रेमी शादी करने के पक्ष में नहीं था। बीच सड़क पर हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामे को देख करके लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। लड़की किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी। वह लड़के से शादी करने की जिद पर अड़ गई। बाद में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद लड़के को लड़की की मांग पूरी करनी पड़ी। जब भारी फजीहत के बाद लड़की को सिविल कोर्ट के पास ही मौजूद मंदिर में लड़की से शादी करनी पड़ी। जब शादी के बाद प्रेमी को बाइक से ही दुल्हन को लेकर के अपने घर चला गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर भीम आर्मी सेना द्वारा अप डाउन रेलवे पटरी जाम करने को लेकर के सुबह 9 बजे अप और डाउन लाइन में ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। जहां आर्मी, नेवी और वायुसेना में भर्ती के लिए सरकार की नई योजना अग्निपथ के विरोध में बिहार में शुरू हुआ युवाओं का विरोध दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को उग्र रूप अख्तियार कर लिया। नवादा जिले के भाजपा कार्यालय में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और फिर गेट के ठीक सामने आग लगा दी गई। यह दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन के बक्सर और आरा स्टेशन पर जमकर के तोड़फोड़ हुई और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। जब विरोध की ये कड़ी भागलपुर से बक्सर तक देखने को मिल रही है। कई जगह ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी गई तो फिर आरा में ट्रेन पर पथराव कर से कई यात्री जख्मी हो गए। जहाँ सिवान, छपरा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर, कैमूर सहित कई शहरों में पिछले 2 दिनों में विरोध तेज हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक इकाई के प्रदूषण से लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बिहार के बेगूसराय के बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के ठाकुरचक में स्थित कार्बन फैक्ट्री मालिक की मनमानी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण यहां एक ओर सैकड़ों लोग लगातार बीमार की चपेट में आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जमीन की उर्वरक शक्ति समाप्त हो गई है। प्रदूषण की काली परत के कारण लोगों को प्रत्येक दिन 3 से 4 बार स्नान करना पड़ता है। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी लोगों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे परेशान होकर के गुरुवार को ठाकुरचक के लोगों ने कार्बन फैक्ट्री के पास जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जहां कार्बन फैक्ट्री के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि प्रदूषण उत्सर्जन के कारण हम सब परेशान हैं, गंभीर बीमारियों के चपेट में आकर के लोग कलवित हो रहे हैं, जब मौत के गाल में जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कानून को ताक पर रख करके हम सबके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण की सारी कोशिश कागज पर सिमट कर रह गई है। कार्बन फैक्ट्री से हम सब त्रस्त हैं, परेशान हैं। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर कुछ सुनता ही नहीं है। गांव के तमाम लोग गंभीर रोग से ग्रसित हो गए हैं, जहां हर लोग हार्ट, किडनी, लिवर और दमा से परेशान है। जहां आयु 50 वर्ष के अंदर सिमट रही है। गाँव में गोरा पैदा होने वाला बच्चा भी जन्म की 10 से 15 दिनों बाद काला हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि आम जन को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच देश के कुछ भागों में टमाटर के दाम 110 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। जहां टमाटर महंगा होने की वजह से भीषण गर्मी और दक्षिण भारत में उत्पादन कम होने से टमाटर की सप्लाई प्रभावित होना बताया जाता है। ज़्यादातर शहरों में टमाटर की कीमत 80 रुपये किलो पर पहुँच गई है। वहीं अंडमान के माया मंदिर में टमाटर 110 रुपये किलो बिक रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय के पोर्टल पर दिए गए ताज़ा आंकड़े के मुताबिक देश में सबसे सस्ता टमाटर बोडेली में 30 रुपये किलो बिक रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टमाटर का दाम बीते 1 महीने में 44% बढ़कर के 46 रुपये प्रति किलो हो गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का बिहार सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के विरोध को देखते हुए जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से चिराग पासवान ने रक्षा मंत्री से इस योजना पर विचार करने का आग्रह किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, इसलिए इस फैसले को सरकार वापस ले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे गए पत्र में चिराग पासवान ने कहा है कि इस योजना के तहत देश के वैसे युवाओं जिनकी उम्र 17 साल से 21 साल के बीच है, उनकी बहाली 4 साल तक के लिए सेना में की जाएगी, जबकि सेना में भर्ती के लिए जो पुरानी प्रक्रिया थी उसके तहत देश के युवाओं ने लगातार तैयारी की थी और कर भी रहे हैं। लेकिन इस योजना से युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और बिहार समेत अन्य राज्यों में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि इससे देश में बेरोजगारी और बढ़ेगी, साथ ही युवाओं में असंतोष बढ़ेगा। अग्निवीरों की बहाली सिर्फ 4 साल के लिए की जा रही है और उसके बाद सभी अग्निवीरों में से सिर्फ 25% को ही भारतीय सेना में अस्थायी सेवा की स्वीकृति दी जाएगी और अन्य को कुछ चिन्हित राज्य में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे भविष्य में देश में बेरोजगारी चरम पर होगा, जो कि देश के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बाप बेटे के 2 सदस्य परिवार वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रहने के लिए आखिरकार कितने सरकारी बंगले चाहिए। एक अन्य मार्ग के एक मकान में मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का पूरा परिवार भरा रहता था। नीतीश कुमार आए दिन एक अन्य मार्ग के आसपास के मकानों को मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया है। अब सरकार ने नया आदेश निकाला है। एक अन्य मार्ग से दूरी पर अवस्थित एक बड़े आलीशान बंगले को भी सीएम हाउस में शामिल कर लिया गया है। ये बंगला सीएम आवास से दूर है, लेकिन सरकार ने आदेश निकाला है कि अब ये सीएम हाउस में शामिल है माना जाएगा। पटना के कई बंगले के साथ साथ नीतीश कुमार के पास दिल्ली में भी आलीशान सरकारी बंगला है। नीतीश कुमार के बंगले को लेकर के ये आदेश 9 दिन पुराना है। 7 जून को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पत्र के आलोक में 7 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले को अस्थायी तौर पर एक अन्य मार्ग में यानी कि सीएम आवास का विस्तारित अंग बना दिया जाए। यानी कि सीएम आवास से दूरी पर अवस्थित 7 सर्कुलर रोड भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास माना जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। राहत की बात यह है कि बिहार में अब संक्रमण के नए मामले 2 अंकों तक ही सीमित है। दूसरी ओर 8 प्रदेश ऐसे भी हैं जहां संक्रमण के नए मामले 3 और 4 अंक तक पहुंच गए हैं। चिंता की असली वजह इन राज्यों से बिहार आने वाले लोग हैं। बिहार में संक्रमण के नए मामले 4 जून से बढ़ने शुरू हुए हैं। 4 जून को 20 नए केस सामने आए। इसके बाद 7 जून को 15, 11 जून को 44, जबकि 12 जून को 17 नए मामले सामने आए। 13 जून को नए मामलों में मामूली कमी आई है और 14 नए केस मिले। 14 जून को बिहार में 28 नए केस मिले। 15 जून को बिहार में 44 नए केस मिले। 8 राज्यों में संक्रमण के नए केस सर्वाधिक गति से बढ़ रहे हैं। इस मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में एक दिन में 2700 से 3000 केस मिल रहे हैं। इसी प्रकार केरल में 1700 से 2000, दिल्ली में 900 से 1200, हरियाणा तमिलनाडु में 350 से 500, यूपी में 200 से 300 और तेलंगाना में 200 से 250 केस हर दिन मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग लगातार संक्रमण के नए केस की मॉनिटरिंग कर रहा है। जिलों को टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर नवगछिया में कोसी नदी के कारण तबाही मची हुई है। दर्जनों गांव में जमीन का कटाव हो रहा है। यहां तक कि कोसी में कई घर लुप्त भी हो चुके हैं। इसकी वजह से लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। तकरीबन 10,000 परिवारों को विस्थापित होने के बाद गाँव में कटाव का खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ, रंगा प्रखंड के मदरौनी, जहांगीरपुर, बैसी, नवगछिया प्रखंड के कोरचक्का, सोकचा में कटाव हो रहा है। इसमें सबसे खराब स्थिति जहांगीरपुरी बैसी की है। यहाँ पर कोसी नदी से काफ़ी तेजी के साथ कटाव हो रहा है। इस पूरे मामले में गांव के सरपंच का कहना है कि कटाव निरोधी कार्य में काफ़ी अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कटाव निरोधी कार्य महज दिखावे के लिए हो रहा है। जहांगीरपुर बैसी गांव में 80 लाख रुपए की लागत से कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते कटाव निरोधी कार्य केवल ऊपर तक ही हो पाने की संभावना है।
दोस्तों बात करते हैं कि सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का बिहार सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा है कि अग्निपथ संविदा नहीं बल्कि शिक्षित युवाओं के लिए सेना में एक तरह से नरेगा स्कीम लागू की गई है। पीएमओ के 10 लाख रोजगार पर तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मां राज्य की माननीय मुख्यमंत्री थी तब बिहार में इंजीनियरों की बहाली का उद्घाटन सत्र को उन्होंने ही संबोधित किया था। राबड़ी देवी के कार्यकाल में ही संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से ही ये सिलसिला जारी है। नीरज कुमार ने कहा है कि सुविधा के अनुसार आदमी को नहीं बदलना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा है कि अब केंद्र की मोदी सरकार किस आधार पर काम कर रही है ये मैं नहीं जानता, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिहार में रोजगार के हालात पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बेहतर काम किया है। जहाँ देश के अंदर बेटियों का पुलिस बल में जो हिस्सेदारी है वह सबसे अव्वल बिहार में ही है। प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज़्यादा महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा सभी को बिहार में काम करने का मौका मिला है। जब बिहार सरकार जो कर रही है वह सबके सामने है। नीतीश सरकार ने पंचायत आधारित रोजगार का सृजन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों को बालू की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नदी घाटों पर बालू खनन बंद होने से भागलपुर, बक्सर, पटना समेत बिहार के सभी जिलों में बालू के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जब बिहार में अगले 4 महीने तक बालू का खनन होने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में लोगों को अधिक कीमत पर बालू खरीदना पड़ सकता है। जब नदियों के बालू घाटों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी का आदेश लागू होने के बाद 30 सितंबर तक नदियों से बालू का खनन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि विभाग का दावा है कि उसके पास सभी जिलों में बालू का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन 15 दिन के अंदर ही बालू की कीमत दोगुनी हो गई है। साथ ही साथ कई जिलों में बालू की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है और लोगों को अधिक कीमत पर बालू लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिलों में मेघ गर्जन के साथ अति वृष्टि को लेकर के 2 दिनों तक अलर्ट जारी कर दिया है। यह साथ ही साथ खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दूं कि बिहार के इन जिलों में भारी बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। इससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजधानी पटना में गुरुवार को बिजली चमकने के साथ वर्षा का पूर्वानुमान है, यानी कि पटना के लोगों को कल से राहत मिलने वाली है। वहीं बिहार के अन्य जिलों में भी 1 से 2 दिन के बाद बारिश होगी, क्योंकि मानसून तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तबादले का इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नियोजित शिक्षकों को अभी जिले से बाहर तबादला नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। खबर के अनुसार बिहार में नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों को दूसरे जिले में तबादला के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इन शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों को अभी जिलों से बाहर तबादला नहीं होगा, क्योंकि जिलों से बाहर तबादला के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। वहीं जिस नियोजन इकाई में शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें उसी नियोजन इकाई के अंदर के तबादला किया जा सकता है। इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं। जून महीने से ही तबादले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि दूसरे जिले में तबादले के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां इस पोर्टल के तैयार होने के बाद ही तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तब तक नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों को दूसरे जिलों में तबादले के लिए इंतजार करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लगातार चल रहे प्रयासों के बीच अब स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से संस्थागत परसों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। जब कोरोना काल यानी कि 2020-21 में संस्थागत परसों में कमी को देखते हुए भावी योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवतियों को अस्पताल में परसों के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस काम का जिम्मा पूर्व की तरह एक बार फिर से आशा कर्मियों को दिया जाएगा। राज्य में जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखने के इरादे से
2014-15 में संस्थागत परसों को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक अभियान चला करके घर की अपेक्षा यानी कि घर की तुलना सरकारी अस्पतालों में परसों कराने के लिए महिलाओं को जागरूक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जहाँ इस कार्य में आशा का सहयोग भी लिया गया है। जहाँ अधिक से अधिक महिलाएं सरकारी अस्पतालों में परसों के लिए आए, इसके लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद के प्राविधान किए हैं। जब प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में परसों को अस्पताल लाने वाली महिलाओं के लिए 1400 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्र में 1000 की आर्थिक मदद के प्रावधान किए गए हैं। जहाँ इसी प्रकार आशा के लिए शहरी क्षेत्र में 400 रुपये और फिर ग्रामीण इलाकों में 600 रुपये की मदद के प्राविधान किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पीएसी के बीच कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। जब बिहार में भी कांग्रेस नेता लगातार इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। जब 2 दिन लगातार धरने के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने पटना में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। नेता राज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन भी देंगे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा। कल गुरुवार की सुबह 10 बजे से कांग्रेस नेताओं का जुटान राजभवन के पास हुआ था। कांग्रेस नेताओं के इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। जब मायावती ने गुरुवार को सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में कहा कि सेना में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 साल अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना शुरू की है। जहाँ इसको लुभावन और लाभकारी बताने के बावजूद भी देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुल करके विरोध कर रहे हैं। जहाँ बसपा प्रमुख ने कहा कि उनका मानना है कि सेना और सरकारी नौकरी की पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या में कमी के साथ साथ इसे मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब और ग्रामीण युवाओं उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीब, महंगाई, बेरोजगारी तथा सरकार की गलत नीतियां और अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी है और त्रस्त है। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर के युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कोर्ट कचहरी से पीछा नहीं छूट रहा है। चारा घोटाले के एक मामले में जमानत मिलने पर पटना लौटने के बाद लालू प्रसाद यादव पुराने कई मामले में कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल करीब 8 बजे लालू प्रसाद यादव एक भड़काऊ भाषण के आरोप में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए। 2015 में दिए गए एक भड़काऊ भाषण के आरोप में लालू प्रसाद यादव एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहाँ लगभग 20 मिनट की पेशी के बाद अपनी गवाही देकर के लालू प्रसाद यादव कोर्ट से पटना के लिए रवाना हुए। कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में लालू प्रसाद यादव के वकील श्याम बाबू राय ने बताया है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में वह पूरी तरीके से निर्दोष है, सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में मेरी ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिसे भड़काऊ माना जाए। लालू प्रसाद यादव के वकील श्याम बाबू राय ने कहा है कि दूसरे पक्ष की गवाही पहले ही हो चुकी है और अब डिफेंस की तरफ गवाही शुरू हुई है, जिसमें लालू यादव आज खुद पहुंच करके अपनी गवाही दी है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहाँ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। जहाँ इन सब के बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार की इस योजना पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं के लिए एक तरह से नरेगा स्कीम लागू की गई है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए अग्निपथ योजना पर करारा हमला किया है। जब गुरुवार को ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 2022 तक 80 करोड़ की नौकरी रोजगार देने का इनका संकल्प था, जहां अब वर्षों बाद अग्निपथ संविदा नहीं बल्कि शिक्षित युवाओं के लिए सेना में एक तरह से नरेगा स्कीम लागू की गई है। जहां इनके वादे, जुमलों और इरादों को तो छोड़िए, जब प्रचंड बहुमत की सरकार के संकल्प का ये हश्र है तो फिर बाकी का क्या। अपने ट्वीट में तेजस्वी यादव ने संकल्प पर तंज कसा है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की युवाओं के सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का बिहार में दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जमकर के हुआ। जहां कल सुबह बक्सर में हजारों छात्र छात्राएं एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। जहां छात्रों ने शहर के ज्योति चौक स्टेशन रोड को जाम करके केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। छात्रों ने अप और डाउन लाइन को भी बाधित कर दिया, कई ट्रेनों को भी फूंक दिया। जब बिहार के गया, बक्सर, नवादा, छपरा, सहरसा, कैमूर, आरा और जहानाबाद में छात्र काफ़ी आक्रोशित हो गए और रेलवे लाइन पर पहुंच करके सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विकास में बाधक जातिगत जनगणना के मसले पर बिहार में आखिरकार आम सहमति बन गई है और सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। जहाँ जातिगत जनगणना के मसले पर जेडीयू को भाजपा का साथ मिला, जहाँ इसके एवज में अब भाजपा भी कुछ एजेंडे पर जेडीयू का साथ चाहती है। दरअसल भाजपा जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण के मुद्दे पर आक्रामक है। पार्टी का मानना है कि जनसंख्या की वजह से बिहार विकास के दौड़ में पीछे रह गया है। भाजपा जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार कानून बनाने की वकालत कर रही थी, लेकिन जेडीयू के रुख के बाद भाजपा ने स्टैंड में बदलाव कर दिया और अब पार्टी जनसंख्या नीति बनाने की वकालत कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का मानना है कि बिहार जैसे राज्य पर जनसंख्या का भारी दबाव है, ऐसे में संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ने के पीछे वजह जनसंख्या वृद्धि है। गरीबी और पिछड़ेपन का लाभ बिहार के अंदर धर्मांतरण कराने वाले लोग ले जाते हैं। बिहार के अंदर हाल के कुछ वर्षों में तेजी से धर्मांतरण की घटना बढ़ी है। ये कहना मेरा नहीं बल्कि भाजपा का है और भाजपा की चिंता इस बात को लेकर भी है कि पार्टी चाहती है कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी धर्मांतरण को लेकर के कड़े कानून बनाए जाए। जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा को जेडीयू का साथ नहीं मिल रहा है। जेडीयू दोनों मुद्दे पर कानून या तो नीति बनाने के पक्ष में नहीं है। पार्टी का मानना है कि लोगों को जागरूक करना ही विकल्प है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो चुकी है। जब पहले ही दिन लगभग 11 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जहां इसमें से एक उम्मीदवार का नाम पत्र रद्द कर दिया है। जहां अभी विपक्षी दलों और फिर सरकार के बीच बैठकों का दौर जारी है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को 11 उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले दिन नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। साथ ही एक नामांकन पत्र खारिज हो गया है क्योंकि वे उचित दस्तावेजों के साथ नहीं पहुंचे थे। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया बुधवार को अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हुई। नामांकन पत्र 29 जून तक दाखिल कर सकते हैं और पेपरों की जाँच पड़ताल 30 जून तक होगी और 2 जुलाई तक उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की तारीख है। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को नए महामहिम यानी कि नए राष्ट्रपति का नाम का परिणाम आ जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में बिहार के सारण के रहने वाले लालू प्रसाद यादव भी थे। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले में अपात्रों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि का उठाव कर लिया है। जहां ऐसे 9,400 किसानों की पहचान की गई है, जहां उनसे राशि वसूलने की कवायद चल रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कृषि विभाग की ओर से किसान सम्मान निधि लेने वालों की समीक्षा की गई है। जहां इसमें ये बात सामने आई है कि जो इस योजना के लिए पात्र नहीं थे वे भी लाभ ले रहे हैं। जहाँ जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने बताया है कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जब आप भले ही छोटे या फिर सीमांत किसान हो, यहाँ परिवार के सदस्य से मतलब यानी कि पति पत्नी और अवश्य के बच्चों से है। इसके अलावा जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो या नहीं, लेकिन इसका मालिक सरकारी कर्मचारी हो या फिर सालाना 10,000 रुपये पेंशन प्राप्त होती है तो फिर ऐसे किसानों को योजना से बाहर रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून के प्रवेश होने से आंधी पानी का दौर शुरू हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गोपालगंज और सिवान में आंधी पानी से 3 लोगों की जान चली गई। जहां वही मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार गोपालगंज जिले में उचका गांव थाना के इलाके के परसोनी गांव में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं सिवान जिले के मोहम्मदपुर गांव में आंधी की चपेट में आने से एक दीवार गिर गई और रास्ते पर चल रही एक महिला की जान चली गई। जहां वहीं गोपालगंज जिले में आंधी बारिश की वजह से 2 लोग घायल भी हुए। इस तरह से आंधी बारिश ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिले में अगले 2 दिनों तक आंधी और बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जताई है। इसलिए इन जिलों के लोग खराब मौसम के दौरान सावधान रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को कहा है कि इससे युवाओं में और अधिक असंतोष पनपेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे गए एक पत्र में गांधी ने एक मांग की है कि सरकार इस योजना में जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने लाए और अपना पक्ष साफ करें। जब वरुण गांधी ने कहा है कि देश भर के युवाओं ने इस योजना के प्रावधानों को लेकर के उनमें से कई सारी शंकाएं और संयम साझा की हैं, शेयर की हैं। इस योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के लिए नई भर्तियां होगी। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को पेंशन जैसी सुविधाओं के बगैर ही
रिटायर कर दिया जाएगा। बचे हुए 25% को भारतीय सेना में नियमित रखने का प्रावधान किया गया है। वरुण गांधी ने कहा है कि हर साल भर्ती किए जाने वाले युवाओं में से 75% 4 वर्षों के बाद फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी वजह से हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा है कि इससे देश के युवाओं में असंतोष और अधिक पनपेगा। जहां उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सेना में 15 साल की नियमित नौकरी के बाद रिटायर हुए सैनिकों को उद्योग जगत नियुक्ति करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो फिर ऐसे में सिर्फ 4 साल की अवधि के बाद रिटायर हुए सैनिकों का क्या होगा। यह उन्होंने कहा है कि 4 साल की सेवा के दौरान इन युवाओं की पढ़ाई बाधित होगी, साथ ही साथ अन्य समकक्ष छात्रों की तुलना में ज़्यादा उम्रदराज होने के कारण अन्य संस्थानों में भी शिक्षा ग्रहण करने और फिर नौकरी पाने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नौकरी की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना को लेकर के बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुननी चाहिए और उनके संयम की अग्नि परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जहाँ राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चला करके इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए, प्रधानमंत्री जी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।